संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत की तुलना में लोक संगीत जो है वो ज्यादा विकसित और ज्यादा पॉपुलर है। लोक संगीत जो है संस्कृति की आत्मा है, ये किसने कहा था? गांधी जी। और संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने। लोक संगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, लोक संगीत संस्कृति की आत्मा है। लोक संगीत जो है, जो लोकगीत हम गाते हैं वो काफी ज्यादा संस्कृति को फॉलो करते हैं, संस्कृति को अपने को जो है दिखाते हैं। शास्त्रीय संगीत बिल्कुल अलग चीज है। शास्त्रीय संगीत जो है नियमबद्ध होते हैं। अपने यहाँ शास्त्रीय संगीत दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिंदुस्तानी संगीत है और एक कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत को हम दक्षिण भारतीय संगीत कहते हैं, जिसके प्रवर्तक जो थे वो त्यागराज थे। और हिंदुस्तानी संगीत जो है उत्तर भारतीय संगीत कहलाता है, जिसके प्रवर्तक जो है वो तानसेन और बेजू बावरा, इन दोनों के गुरु थे। तानसेन और बेजू बावरा के गुरु जो है देखा तो तानसेन और बेजू बावरा गुरु का नाम बताना। नाम मेरे से स्लिप हो रहा। तो उत्तर भारतीय संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत है और दक्षिण भारतीय संगीत जो है वो कर्नाटक संगीत है। शास्त्रीय संगीत जो होते हैं वो नियमबद्ध होते हैं, या तो गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं, जो विद्या गुरु शिष्य को सिखा देता है गुरु शिष्य परंपरा से, और या फिर जो है पिता पुत्र की परंपरा से, जो है परिवार के हिसाब से चलते हैं, परिवार के हिसाब से चलते हैं शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। अपने यहाँ शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत है, ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत है जो अपने कोई नहीं है। तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे, जिसका नाम मेरे से स्लिप हो रहा है, जिनको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो अभी पुराने नोट्स में से देख के बताना। स्वामी हरिदास, बोलिए। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, तानसेन और बेजू बावरा, इन्होंने जो है हिंदुस्तानी संगीत या उत्तर भारतीय संगीत की शुरुआत की थी। राजस्थान में जो शास्त्रीय संगीत है उसमें सबसे पहले आता है ध्रुपद। शास्त्रीय संगीत ध्रुपद। ध्रुपद का विकास कहां से होता है? ग्वालियर से। ग्वालियर के राजा का नाम क्या है? मानसिंह। मानसिंह के दरबार में संगीतकार कौन है? बेजू बावरा। इन्होंने जो है ध्रुपद का विकास किया था। राजस्थान का पहला शास्त्रीय संगीत है ध्रुपद। शास्त्रीय संगीत नियमबद्ध होते हैं, निश्चित पैटर्न पर निश्चित तरीके से गाए जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र की परंपरा से घराना संगीत कहते हैं इसको। शास्त्रीय संगीत का दूसरा नाम क्या है? घराना। एक ही विद्या को आगे चलाते हैं तो क्या हो जाता है? एक घराना बन जाता है। राजस्थान का सबसे पॉपुलर शास्त्रीय संगीत है वो है ध्रुपद। ध्रुपद शास्त्रीय संगीत का विकास ग्वालियर से हुआ था। राजा मानसिंह के दरबार में बेजू बावरा था, उसने जो है वो ध्रुपद का विकास किया था। ध्रुपद के 4 घराने विकसित हुए थे। डागुरी घराना,
गोहरवाणी घराना, खंडारवाणी घराना, नोहरवाणी घराना। ये 4 घराने थे राजस्थान में। शास्त्रीय संगीत के ये 4 घराने विकसित हुए, डागुरी, गोहरवाणी, नोहरवाणी और खंडारवाणी। गोहरवाणी घराने का राजस्थान में कोई बोलबाला नहीं था, यह केवल ग्वालियर में ही चलता था। राजस्थान में जो सबसे पॉपुलर हुआ था वो डागुरी घराना था। ध्रुपद गायकी का कौन सा घराना राजस्थान में सबसे लोकप्रिय था? डागुरी घराना। डागुरी घराने के प्रवर्तक कौन थे? डागुरी घराने का विकास कहां से हुआ था? जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार से डागुरी घराने का विकास हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? बहराम खां। राजस्थान में डागुरी घराने के प्रवर्तक कौन थे? बहराम खां। ब्रजमोहन डागर तो यहां से, जब इसका राजस्थान के अंदर बात करेंगे ना, ब्रजमोहन डागर ने तो डागुरी घराने का विकास किया था। जयपुर में राम सिंह सेकंड के दरबार में बहराम खां और मोइनुद्दीन डागर, अमीनुद्दीन डागर, फहीमुद्दीन डागर, इस घराने के फेमस कलाकार जो सारे पद्मश्री से सम्मानित है। मधु भट्ट तेलंग देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है, जो इसी ध्रुपद की डागुरी घराने के अंदर है। देश की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका। नोहरवाणी का विकास कहां हुआ था? और खंडारवाणी उनियारा। जयपुर के बाद में जो दूसरा फेमस ठिकाना था वो उनियारा ठिकाना था, टोंक के अंदर। उनियारा ठिकाना जो है टोंक। ध्रुपद के बाद में सेकंड जो आता है हमारे पास में वो आता है ख्याल। ख्याल गायकी के 3 घराने हैं। अल्लादिया खां घराना जो कि सबसे परिष्कृत, अल्लादिया खां घराना जो कि सबसे परिष्कृत घराना है, जिसको अतरौली घराना कहते हैं। अल्लादिया खां घराने को अतरौली घराना कहा जाता है। ख्याल गायकी का देश का सबसे कठिन, ख्याल गायकी का विकास कहां से हो रहा है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से। मुगल बादशाह का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है अदारंग और सदारंग जो तानसेन के वंशज थे, इन्होंने जो है वो ख्याल गायकी की शुरुआत की थी। ख्याल गायकी जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से शुरू होता है। अदारंग और सदारंग ख्याल गायकी को शुरू करते हैं। इसके 3 घराने राजस्थान में अल्लादिया खां घराना है, मेवाती घराना है, जयपुर घराना है। ख्याल गायकी के 3 घराने हैं। अल्लादिया खां देश का सबसे परिष्कृत, देश का सबसे कठिन ख्याल गायकी का घराना है। इस घराने को सीखना बहुत मुश्किल है। स्वयं अल्लादिया खां ने जो है इस घराने को शुरू किया था। अतरौली घराने के नाम से फेमस है ये। किशोरी अमोणकर, भास्कर बुआ और भी 2 कलाकार है इस घराने के अब तक चर्चित कलाकार हुए। किशोरी अमोणकर पद्म भूषण से सम्मानित है। आए दिन हम टीवी पर देखते हैं किशोरी अमोणकर पद्म भूषण से सम्मानित।
अल्लादिया खां घराना जो है वो ख्याल गायकी का सबसे परिष्कृत और सबसे जो है वो कठिन और सबसे जो है वो एक विकसित घराना कह सकते हैं। शुरुआत मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से होती है। मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से लेकर के 1749 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जो है अदारंग और सदारंग संगीतकार थे जो तानसेन के वंशज थे। तानसेन स्वयं अकबर का दरबारी नौरत्न था। तानसेन का गुरु भाई जो था वो बैजू बावरा था। अकबर ने प्रयास बहुत किया था बैजू बावरा को भी दरबार में लाने का, लेकिन बैजू बावरा नहीं आया। इसी समय अवधि के एक बहुत बड़े कवि तुलसीदास, वो भी समकालीन थे। अकबर ने तुलसीदास को भी लाने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास में नहीं है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अदारंग और सदारंग तानसेन के ही वंशज थे जिन्होंने जो है ख्याल गायकी की शुरुआत की थी। मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक जो है वो गग्गे नजीर खां थे। गग्गे नजीर खां थे मेवाती घराने के प्रवर्तक। ये गग्गे नजीर खां जो थे मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के बहुत फेमस राजा हुए थे जसवंत सिंह। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। इन्होंने मेवाती घराना शुरू किया था। पंडित जसराज मेवाती घराने के फेमस गायक है अभी भी, जिन्होंने जो है पद्म विभूषण, जो देश का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड लेने से भी मना कर दिया था। पंडित जसराज, देश का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, पहला हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, बहुत रेयर केसेस, उनको भी लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि इन्हीं का साथी पंडित रविशंकर, जो सितार वादक था, उनको सरकार ने जो है भारत रत्न दिया। इनको कहा कि, इनको लगा कि मुझे छोटा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण भी बहुत हार्ड बड़ा अवार्ड है, तो इन्होंने पद्म विभूषण लेने से इनकार कर दिया। या तो देना है तो भारत रत्न दीजिए, नहीं तो अपना पुरस्कार वापस रख लीजिए। तो पंडित जसराज बहुत अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। 2 नए कलाकार भी नाम आए, लिखवा रखेंगे पिछले। नए कलाकार कौन से हैं इसमें? मोतीराम और ज्योति, इसी के तो है ना, ज्योतिराम और मोतीराम। ज्योतिराम और मोतीराम ये 2 नए कलाकार उभर हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ज्योतिराम और मोतीराम, मेवाती घराने के 2 नए चर्चित कलाकार। गग्गे नजीर खां प्रवर्तक थे, जसवंत सिंह के दरबार में थे, संगीतकार थे, मारवाड़ के बड़े राजा जसवंत सिंह। पंडित जसराज ने इस मेवाती घराने को पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय बनाया, पद्म विभूषण से सम्मान को ठुकरा दिया। मोतीराम और ज्योतिराम अभी एट प्रेजेंट के अंदर जो है बहुत नए उभरते कलाकार है। जयपुर घराने का विकास किसके हुआ था? जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के दरबार, और राम सिंह सेकंड के दरबार से थे। और इनका प्रवर्तक कौन था? बहराम खां। बहराम खां इसमें नहीं, यहां आएगा। इनके प्रवर्तक कौन थे जयपुर घराने के? बहराम खां, वहां से काट के यहां करना पड़ेगा। बहराम खां प्रवर्तक थे, राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक। इनमें 2 नए कलाकार भी आए, उभरे हैं। बुर्जी खां, क्या नाम है? बुर्जी खां, दूसरा नाम बोलना तो मांझी खां। जयपुर घराने के जो है 2 फेमस नए कलाकार जो है वो बुर्जी खां और मांझी खां। इस घराने के अभी जो है दोनों पद्मश्री से सम्मानित है। मनरंग, तो बहराम खान किस में आ रहा था? है उसी में था ना। तो ये तुम वो कहां से लेके आए थे? तुम कहां से लेके आए थे? चलो कोई बात नहीं, बुर्जी खान मांझी का मैं देख लूंगा, अभी नोट्स में से लिख लूंगा।
उसके बाद में राजस्थान में सैन्य घराना विकास होता है। सैन्य घराना जो है वो सितार वादन के अंदर है। इस घराने का विकास जो है वो जयपुर में हुआ था। सैन्य घराना सितार वादन का। हिम्मत सेन है, रहीम सेन है, जमाल सेन है, और भी एक दो कलाकार है, भी फेमस कलाकार है, सितार बजाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? सैन्य घराने, बाकी सभी सितार के घराने जो है वो किससे बजते हैं? सॉरी, मेहराब से, क्या बोलते हैं ना, उसको अंगुली में पहनते हैं ना, मजराब से बजते हैं। और ये जो है सैन्य घराना जो है वो मजराब के स्थान पर अंगुलियों का प्रयोग करता है। सितार के जो तार है, तार को बजाने के लिए अंगुली के अंदर जो है पीतल का वो पहनते हैं मजराब, जिससे बजाते हैं। ये अंगुली से बजाते हैं सैन्य घराने के कलाकार। जमाल सेन ने जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम की जो धुन देने वाला समूह था कलाकारों का, उसमें शामिल थे। वंदे मातरम की धुन देने के अंदर जमाल सेन का भी जो है वो नाम था। वंदे मातरम की धुन तैयार की थी इन्होंने, भारत के जो राष्ट्रगीत है। रहीम सेन, जमाल सेन। वर्तमान में जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट, चर्चित सितार वादक है। सितार वादन में पंडित विश्व मोहन भट्ट। फ्रांस के राजधानी पेरिस के पास में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रैमी। वहां एक समारोह होता है जिसका नाम होता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो संगीत का विश्व का सर्वोच्च अवार्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे अपन कहते हैं ना, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है साहब, इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी तरह से यह ग्रैमी अवार्ड संगीत का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। एकमात्र राजस्थानी है जो संगीत के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। इनको संसार का संगीत का सर्वोच्च अवार्ड ग्रैमी अवार्ड भी सम्मानित किया। इन्होंने जो है एक नया वाद्य यंत्र सितार ले लिया। सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो। अपने पढ़ा था ना, अमीर खुसरो, सितार का आविष्कार। इन्होंने सितार के साथ, सितार तो जो है बाहर से आया यंत्र हो गया, और वीणा जो प्राचीन राजस्थानी यंत्र था, सितार और वीणा दोनों को मिश्रित करके एक नया वाद्य यंत्र बना दिया, मोहन वीणा, अपने नाम से। एक नई वाद्य यंत्र सितार अमीर खुसरो की देन है। अमीर खुसरो ने जो है वो कवालियां जब शुरू की थी। कवाली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। आप में से बहुत सारे हिंदी लिटरेचर पढ़ते होंगे, अगर किसी को पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन था, अमीर खुसरो। वह व्यक्ति जिसने अपनी रचनाओं में सबसे पहले हिंदी के शब्द लिखने शुरू किए थे, अमीर खुसरो। उससे पहले तो हिंदी थी नहीं, अवधी चलती थी। हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। कव्वालियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो से बड़ा कोई संगीतकार नहीं हुआ था। सितार जो अमीर खुसरो के समय से लोकप्रिय हुआ, और वीणा जो स्थानीय वाद्य यंत्र था, इन दोनों को मिला करके नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया, और एक नई राग गौरिमा विकसित की थी। राजस्थान सरकार ने इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। राजस्थान के रत्न है, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट आज की तारीख में हम कह सकते हैं सितार के एक बहुत बड़े उस्ताद कलाकार है, जो कि संगीत के सर्वोच्च अवार्ड से भी सम्मानित है, राजस्थान रत्न से भी सम्मानित है। नया राग और नए वाद्य यंत्र इन्होंने खोजे हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसी तरह से बीन बजाने का बीनाकार घराना हुआ था राजस्थान के अंदर। मुशर्रफ खां इसके कलाकार थे। बीन होते हैं, बीनाकार घराना, मुशर्रफ खां। तो शास्त्रीय संगीत जो होता है वो बेसिकली घराना संगीत होता है, और घराना संगीत जो होता है वो एक विद्या को गुरु शिष्य से आगे चलता रहता है। जनरली गुरु शिष्य परंपरा से यह जो है वो आगे से आगे जो है वो बढ़ता रहता है।
नियम होते हैं, बहुत सारे घराने बहुत कठिन है, जैसे मैंने आपको बताया अल्लादिया खां घराना है जो देश का सबसे कठिन घराना माना जाता है, उसकी गायकी सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसको अतरौली घराना कहते हैं, सबसे परिष्कृत संगीत का घराना है, संगीत का सबसे परिष्कृत घराना माना। लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मरु प्रदेश के लोकगीत है, पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत है, मैदानी प्रदेश के लोक। मरु प्रदेश में क्या है, राजस्थान अपना इधर मारवाड़ क्षेत्र आ गया, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गायन एक प्रोफेशन है, जैसे कलावंत है, लंगा है, मांगणियार है, मिरासी है, कान गुजरी है, भोपे हैं। ये वो जाति हैं जिनका प्रोफेशन संगीत है। और चूंकि राजस्थान राज दरबार का रहा था, यहाँ राजाओं का राज्य रहा था, तो इन राजाओं के दरबार के अंदर इन जातियों को बहुत ऊंचा स्थान मिलता था। ये संगीत कलावंत है, लंगा है, मांगणियार है, इन्होंने ये सारे क्या है मरु प्रदेश में, और इन्होंने जो है निरंतर संगीत का विकास किया। संगीत को निरंतर, चूंकि राजाओं के दरबार में है, अब राजा को एक ही एक चीज सुनाएंगे तो राजा बोर हो जाएगा, तो अगली बार आया राजा के दरबार में बुलाया तो उन्होंने और नई चीज दी, उससे अगली बार राजा ने बुलाया तो और नई चीज, ताकि इनाम भी अच्छा मिले। तो इन चक्कर में इन्होंने जो है अपना संगीत को खूब ज्यादा विकसित कर दिया, और इतने ज्यादा विकसित हो गए इनके संगीत के, ये जो है भारतीय फिल्मों के अंदर, भारतीय लोकगीतों, भारतीय फिल्मों में भी काफी पॉपुलर हो। इंडियन फिल्मों में जो लोकगीत लिए जाते हैं वो जनरली राजस्थान के मरु प्रदेशों के होते हैं, राजस्थान के मरु प्रदेशों के ही लोकगीत हैं। बुंदे खां लंगा पूरा वर्ड घूम चुका है, सदी खां मांगणियार जिसके नाम से सरकार ने शोध संस्थान स्थापित कर रखी है, भोपे हैं ये भजन गाते हैं, मुख्य रूप से मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, फड़ बांसते हैं, और फड़ बांसते का कार्य किसका है, भोपों का है, वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण था। कान गुजरी जो है ये कृष्ण लीलाओं का मंचन करते हैं। मिरासी, मांगणियार, लंगा, कलावंत, ये सभी जातियां जो है वो संगीत प्रधान गीत गाती है। तो इन्होंने लोकगीतों को इतना ज्यादा विकसित कर दिया, तभी तो अपने पढ़ा ना, लोकगीत जो है किसी क्षेत्र की आत्म, जैसे गांधी, क्या क्या नाम, क्या वर्ड था गांधी जी का, वो गांधी जी का कोटेशन है ना लोकगीतों पर, अभी मैंने बोल के बताया था। लोकगीत जो है किसी संस्कृति की आत्मा है, इस तरह से गांधी जी का कोटेशन मैं भी लिखाऊंगा जो। तो लोकगीतों को हम जो है वो ज्यादातर हिंदी फिल्मों में हम जो गीत सुनते हैं, विशेषकर ये जो शाहरुख खान की, सलमान खान की जो ये पारिवारिक फिल्में आती है, हम दिल दे चुके सनम, तो उसमें जो सारा निमुड़ा निमुड़ा जो है वो गीत कहाँ से आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है। तो ये जो शाहरुख खान की, सलमान खान की जो फैमिली फिल्में आती है ना, पारिवारिक फिल्में जो परिवार के साथ बैठ के, उनके सारे संगीत राजस्थान से ही है। पुराने सारे संगीत देख लीजिए, अब राजस्थान से उठा के लिए, लंगा कलाकार, मांगणियार कलाकार, ये सारे हैं। तो मरु प्रदेश के लोकगीत काफी विकसित है, बड़े पद वाले हैं, और पूरे भारत में लोकप्रिय है। पहाड़ी प्रदेशों में कौन है, आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों से हमारा ज्यादा संपर्क रहता नहीं, न आदिवासी हमसे रहना चाहते हैं। आदिवासी की परिभाषा क्या है, आदिवासी किसको कहेंगे, वह व्यक्ति जो आम जनता में घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करे, वो आदिवासी है। तो आदिवासी हमारे साथ रहे नहीं, तो आदिवासियों ने के गीत विकसित नहीं है, बहुत ही अल्प विकसित और बेसुरे गीत है, कोई सिर पांव नहीं है इनके, कहते हैं ना जिसको बेसुरा, कोई सिर पांव ही नहीं है। और मैदानी प्रदेश अपना जो है अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, ब्रज के नजदीक है। मैदानी प्रदेश जो है वो रशिया गीतों के लिए फेमस है। रशिया गीत, चाहे प्रेम रस है, चाहे भक्ति रस है, रस प्रधान गीत हो मैदानी प्रदेश। तो पहाड़ी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरु प्रदेश,
इनके अलग अलग तरह के लोकगीत आएंगे। इन लोकगीतों को जैसे मैंने आपको बताया था, कल परसों बताया था, लावणी एक फेमस लोकगीत है, गोपीचंद भरतरी की लावणी फेमस है। क्या चीज है? एक तो इसका वर्ड फसल कटाई, बेसिकली तो फसल कटाई के समय गाते हैं लावणी। लावणी फसल कटाई का नाम नहीं, फसल कटाई के समय गाने वाला गीत लावणी है। क्योंकि फसल कटाई के समय करते इसलिए लावणी को अपन क्या कर देते हैं, चलो लावणी करते हैं, यानी फसल भी काट लेते हैं और गीत भी गा लेते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो लावणी फसल कटाई का नाम है। और फसल कटाई के दौरान जो है एक नायक नायिका को बुलाने के लिए गाने वाला गीत है। इसमें क्या है, नायक नायिका को बुला रहा है। नायक तो कौन हो गया, किसान खुद हो गया। नायिका कौन होगी, किसान की घरवाली होगी। तो अब वो क्या है, फसल काट रहे, थोड़ी हेल्प मिल जाए, काम बहुत ज्यादा है, तनाव है दिमाग के अंदर, इतना सारा काम कौन करेगा, तो वो गीत गा रहा है ताकि उसके घर की भी याद आ रही कि पत्नी आ जाए, मिलके काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो नायक नायिका प्रेम पर लिखा। गोपीचंद भरतरी की लावणी फेमस है। इसी तरह से चिरमी, चिरमी क्या है, पौधा है। कहां मिलता है ये, फुलवारी के नाम। और चिरमी क्या है, नवविवाहित महिलाओं का गीत है। पहले विवाह कितने साल की उम्र में हो गया, 12-13 साल 14 साल की उम्र में विवाह हो गया, 13-14 साल की उम्र में विवाह हो गया, उसको सीधा क्या है, ससुराल भेज दिया। अब वो वहां पर उसको सारे के सारे लोग नए दिखाई देते हैं, कोई पुराना है ही नहीं, भाई बहन वगैरह सब पीछे छूट गए। अब वो क्या करें, कभी बहन की याद आ रही है, कभी भाई की याद आ रही है, कभी माँ की याद आ रही है। अब मोबाइल तो है नहीं कि बात करके और थोड़ा सा दिल हल्का कर ले। तो क्या है, चिरमी गाती थी। बाबू सारी लाडली गाना सुनिए आप चिरमी का। तो चिरमी गाने के माध्यम से अपने परिवार को याद करती थी। पीछे चली गई नए घर के अंदर, चिरमी लोकगीत गाती। मुमल, जैसलमेर। क्वेश्चन सी आएगा कि राजस्थान का वह कौन सा लोकगीत है जिसमें नारी सौंदर्य का वर्णन होता है। मुमल का वह लोकगीत जिसमें नारी के सौंदर्य का, हर मतलब नारी का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया जाएगा। जैसलमेर का लोकगीत, जैसलमेर नाम आती मुमल ध्यान रखना है। किस चित्रकला शैली के अंदर जो है एक पुरुष और महिला के ऊंट पर बैठे फोटो होंगे, जैसलमेर चित्रकला, मुमल महेंद्र के चित्र। नारी सौंदर्य का वर्णन जो है वो मुमल के अंदर मिलता है। बाकी में तो प्रेम है, इसमें सौंदर्य नारी का है। ऊर्जा पक्षी है, और पक्षी है, और वीरक गीत है। मोबाइल है नहीं, संदेश भेजना, अभी तो घर से फोन आ जाता है कि आप आइए, उस समय संदेश भेजना है, संदेश कैसे भेजे, कुर्जा को कहें तुम जाओ। पहले आपने एक वो फिल्म थी ना कबूतर जा, तो कबूतर से संदेश भेज रही थी, वो कबूतर भी अब खत्म हो गया, तो अब क्या हो गया, कुर्जा आ गया। कुर्जा अभी कबूतर जा का आइडिया किससे आया, कुर्जा से ही आया हुआ है। कुर्जा के माध्यम से संदेश भेज रही है उसने कबूतर। अच्छा, कौन सा दबाना है, हाँ चलो कोई बात नहीं, हटा दो। कुर्जा मुमल मान, चलिए लिखिए थोड़ा थोड़ा जो है। नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में हाथरस, उत्तर प्रदेश में हाथरस का लोक नाट्य है। हाथरस, हाथरस का लोक नाट्य है। जनक भूरीलाल थे, इस लोकनाट्य के जनक भूरीलाल थे। जनक भूरीलाल थे। इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें 9 वाद्य यंत्र, 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए इसको नौटंकी कहते हैं।
9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। राजस्थान में डीग, भरतपुर, राजस्थान में डीग भरतपुर में मंचन होता है। डीग भरतपुर, डीग कौमा भरतपुर में मंचन होता है। राजा भरतरी नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र नौटंकी, सुल्ताना डाकू नौटंकी चर्चित है। राजा भरतरी नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र नौटंकी, सुल्ताना डाकू नौटंकी चर्चित है। सुल्ताना डाकू सामाजिक मुद्दों पर नौटंकी है, वो दो धार्मिक मुद्दों पर नौटंकी है। सुल्ताना डाकू नौटंकी चर्चित है। पारसी थिएटर, नेक्स्ट, पारसी थिएटर ब्रिटेन में पुनर्जागरण के दौरान, ब्रिटेन में पुनर्जागरण के दौरान ब्रिटेन में पुनर्जागरण के दौरान शेक्सपियर के नाटकों की धूम थी। शेक्सपियर के नाटकों की धूम थी। शेक्सपियर के नाटकों की धूम थी जो जो ओपेरा शैली में मंचित होते थे। जो ओपेरा शैली, ओपेरा शैली में मंचित होते थे। शेक्सपियर के नाटकों की धूम थी जो ओपेरा शैली में मंचित होते थे। पैराग्राफ चेंज करके, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने इनसे प्रभावित होकर, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने इनसे प्रभावित होकर राम सिंह सेकंड इनसे प्रभावित होकर 1878 में 1878 में जयपुर में रामप्रकाश थिएटर खोला था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर खोला था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर खोला था। जो उत्तर भारत का पहला थिएटर था। उत्तर भारत का पहला थिएटर था। उन्नीस सौ 1921 में, पैराग्राफ चेंज करके, 1921 में झालावाड़ के राजा भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला स्थापित की थी। 1921 में झालावाड़ के राजा भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला की स्थापना की थी। भवानी नाट्यशाला की स्थापना की थी। 1897 में 1897 में लक्ष्मण दास डांगी ने लक्ष्मण दास डांगी ने लक्ष्मण दास डांगी ने जोधपुर में
मारवाड़ नाट्यशाला स्थापित की थी? जोधपुर में मारवाड़ नाट्यशाला लक्ष्मण दास डांगी ने जोधपुर में मारवाड़ नाट्यशाला स्थापित की थी। ये तो हो गया परिचय। अब आगे चलिए पैराग्राफ को चेंज करके। राजस्थान में थिएटर राजस्थान के स्थान पर भारत कर दीजिए। भारत में थिएटर पारसी समुदाय द्वारा भारत में थिएटर पारसी समुदाय द्वारा शुरू किए गए थे। इस कारण इन थिएटरों को पारसी थिएटर भी कहा जाता था। इन थिएटरों को पारसी थिएटर भी कहते थे। इन थिएटर को पारसी थिएटर भी कहते थे। पारसी थिएटर से आगे भारतीय फिल्म उद्योग का विकास हुआ था। पारसी थिएटरों से आगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म उद्योग जो है वो विकसित हुआ था। पारसी थिएटर से आगे भारतीय फिल्म उद्योग का विकास हुआ था। इन थिएटर में यूरोपियन तकनीकी और वेशभूषा इन थिएटर में यूरोपियन तकनीकी और वेशभूषा का प्रयोग होता था। यूरोपियन तकनीकी और वेशभूषा का प्रयोग होता था, परंतु नाटक भारतीय होते थे जिन्हें उर्दू और हिंदी में मंचन किया जाता था। नाटक भारतीय होते थे जिनको उर्दू और हिंदी में मंचन करते थे। नाटक भारतीय होते थे, उर्दू और हिंदी में मंचन किया जाता। उर्दू और हिंदी में मंचन किया जाता। कहने का मतलब अपन नाटक देखने जा रहे हैं तो डिजाइन तो यूरोप स्टाइल की है, कलाकार भी पैंट सूट पहन करके आए हुए हैं, यूं लगता है कोई अंग्रेज आए हुए हैं लेकिन उनकी जो बोलने की शैली, उनका जो विषय है वो भारतीय है। हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेज की तरह बोल रहे हैं वो, हालांकि उर्दू हिंदी बोल रहे हैं, भारतीय जो प्रेम पात्र हैं उनका मंचन कर रहे हैं। तो सजावट तो यूरोपियन है, थिएटर की टेक्नोलॉजी यूरोपियन है, क्योंकि कहां से आए, ब्रिटेन से आए हैं। लाए कौन है, पारसी लोग लाए हैं, तो इसलिए इनको पारसियों का थिएटर कहने लग गए और पारसी थिएटर के नाम से पॉपुलर हो गया। पारसी समुदाय के लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था। इनके देखा देखी पर जो है राजस्थान में जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने, झालावाड़ के भवानी सिंह ने, इन्होंने भी थिएटर स्थापित किए। बीकानेर का गंगा थिएटर भी आजादी से पहले ही स्थापित हुआ है, इसी पारसी थिएटर की नकल के रूप में। गंगा थिएटर का आप देखिए रंगमंच सेम पारसी थिएटर की नकल के रूप में दिखाई देगा। पैराग्राफ चेंज कर इसमें लिखिए, कन्हैयालाल पंवार और गणपत लाल डांगी पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार हुए हैं। कन्हैयालाल पंवार, गणपत लाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार, गणपत लाल डांगी पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार हुए हैं। पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार हुए हैं। कन्हैयालाल पंवार को भारतीय थिएटर का जनक कहते हैं। राजस्थानी थिएटर का, कन्हैयालाल पंवार को राजस्थानी थिएटर का जनक मानते हैं। राजस्थानी थिएटर या रंगमंच का जनक मानते हैं। अगला, रास लीलाएं
रास लीलाएं कृष्ण गोपियों के प्रेम पर मंचित होती हैं। कृष्ण और गोपियां रास लीलाएं कृष्ण गोपियों के प्रेम पर मंचित होती है। रास लीलाएं कृष्ण गोपियों के प्रेम पर मंचित होती है। इनकी शुरुआत वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। इनकी शुरुआत वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। फुलेरा ब्रैकेट में जयपुर रास लीलाओं का मुख्य केंद्र है। फुलेरा जयपुर रास लीलाओं का मुख्य केंद्र है। नहीं, रास लीलाओं का, रामलीला नहीं, रास लीला। फुलेरा जयपुर रास लीलाओं का मुख्य केंद्र है। डीग ब्रैकेट में भरतपुर, सॉरी अब तो डीग अलग हो गया। डीग यहां रासलीलाओं के दौरान रशिया दंगल के आयोजन किए जाते हैं। डीग यहां रासलीलाओं के दौरान रशिया दंगल का आयोजन किया जाता है। डीग रासलीलाओं के दौरान रशिया दंगल आयोजित किए जाते हैं। अब आ जाइए रामलीलाएं। रामलीलाएं रामलीलाओं की शुरुआत तुलसीदास के समय हुई थी। रामलीलाओं की शुरुआत तुलसीदास यानी अकबर, तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर का। रामलीलाओं की शुरुआत तुलसीदास या मुगल बादशाह अकबर के समय हुई थी। मुगल बादशाह अकबर के समय हुई थी। यह सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। रामलीलाएं सबसे पुरानी लोकनाट्य है। रामलीलाएं सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। बिसाऊ ब्रैकेट में झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला के लिए चर्चित है। बिना बोले रामलीला का मंचन। बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला, मूक बिना बोले खाली मंचन करते हैं। बिसाऊ झुंझुनू मूक रामलीला के लिए चर्चित है। अटरू ब्रैकेट में 12, अटरू 12 यहां धनुष राम के स्थान पर एक दर्शक तोड़ता है। धनुष राम के स्थान पर एक दर्शक तोड़ता है। धनुष राम नहीं तोड़ता, दर्शक तोड़ता है। धनुष राम के स्थान पर एक दर्शक तोड़ता है। भाई राम ने सीता से विवाह किया था तो शर्त क्या थी? धनुष तोड़ेगा, जो धनुष उठा करके धनुष से जो है वो चला देगा, उसी से सीता का स्वयंवर होगा। तो राम ने जो है वो धनुष को तोड़ा और उसके बाद में चलाया और स्वयं सीता से विवाह किया। यहां राम के स्थान पर एक दर्शक द्वारा धनुष तोड़ा था। आगे लिखिए।
मांगरोल 12, मांगरोल 12, ढाई कड़ी की रामलीला का मंचन होता है, यानी ढाई पद वाली, ढाई पद या ढाई कड़ी, ढाई पद की रामलीला, हर पद ढाई पद का होगा, ढाई पद की रामलीला का मंचन होता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, ग्रासियों की गैर लीला, ग्रासिया जाति, ग्रासिया की गैर लीला, जैसे रामलीला है वैसे गैर लीला, ग्रासिया की गैर लीला, माउंट आबू सिरोही या आबू सिरोही, इस दौरान ग्रासिया जाति की महिलाएं, ग्रासिया जाति की महिलाएं ग्रासिया जाति की महिलाएं वैशाख शुक्ल चौथ को, वैशाख शुक्ल चौथ, ग्रासिया जाति की महिलाएं वैशाख शुक्ल चौथ को लकड़ी की गणगौर सिर पर रखकर, लकड़ी की गणगौर गवर, लकड़ी की गणगौर सिर पर रखकर नृत्य करती है, लकड़ी की गणगौर सिर पर रखकर नृत्य करती है। सिर पर रखकर, रावलों की रामत, अगला पॉइंट, रावलों की रामत, मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति द्वारा मंचित की जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में रावल, मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति द्वारा मंचित की जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति द्वारा मंचित की जाती है। यह रामलीला के समान है, परंतु यह रामलीला के समान है, परंतु राम के पूरे जीवन के स्थान पर, परंतु राम के पूरे जीवन के स्थान पर, राम के पूरे जीवन के स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही मंचन होता है, कुछ घटनाओं का ही मंचन है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का मंचन होता है, पूरे जीवन का मंचन नहीं होता, कुछ घटनाओं का ही मंचन होता है, मुख्य घटनाओं का या महत्वपूर्ण घटनाओं का मंचन होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, भेंट के दंगल कहाँ के हैं? भेंट के दंगल, बाड़ी, बाड़ी का युद्ध पढ़ा है अपन ने, धौलपुर के अंदर किसके बीच में हुआ था? बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, राणा सांगा और मियां माखन और मियां हुसैन किसके सेनापति थे? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन को हराया था। बाड़ी का युद्ध 1618, 1518, 1518। ऐसे बैठे बैठे सोचते रहा करो कौन सा युद्ध कहा है, ऐसे ऐसे दिमाग में बार बार रिकलेक्ट होगा ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। बैठे बैठे कोई नाम आता है, ये नाम पहले कहाँ आया था, क्योंकि सारी चीजें लिंक है, हिस्ट्री कल्चर से लिंक है, कल्चर ज्योग्राफी से लिंक है।
तो ऐसे कोई टर्म्स आए तो ये टर्म्स अपन ने और कहाँ पढ़ा था, तो इससे क्या होगा, दिमाग में रिकलेक्ट होती रहेगी बात, तो वो फिर और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता रहेगा, बोरिंग नहीं आएगी। बार बार जो है इसको कोई नया वर्ड है, बाड़ी, भेड़ के दंगल बाड़ी धौलपुर, यहां बड़ी संख्या में लोग दो दल में बढ़ जाते हैं, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग दो दल में बढ़ जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग दो दल में बट जाते हैं, और आमने सामने होकर नृत्य करते हुए, आमने सामने होकर नृत्य करते हुए काव्य रूप में संवाद करते हैं, आमने सामने होकर नृत्य करते हुए काव्य रूप में संवाद करते हैं, आमने सामने होकर नृत्य करते हुए काव्य रूप में संवाद करते हैं, काव्य रूप में संवाद करते हैं, इसे संगीत दंगल भी कहा जाता है। भेड़ के दंगल को संगीत दंगल, संगीत दंगल भी कहा जाता है। संगीत दंगल, टूंटिया, क्या चीज होता है टूंटिया? आजकल तो कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत गांव में अभी भी होता है टूंटिया। क्या चीज होता है ये? लड़के के घर के सभी लोग बारात में चले गए, बारात में चले गए, टूंटिया के अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, केवल महिलाएं करती है। बारात में चले गए पुरुष, तो पीछे जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं में एक महिला जो है वो वर का रूप धारण कर लेगी, और एक महिला वधु, एक दुल्हा बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, और फिर ये आपस में जो है वो मनोरंजन करेंगे। पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है, वही महिलाएं करती है जिनके घर के लोग बारात में चले गए। तो एक ले लीजिए, बारात में चले जाने पर, पुरुषों के बारात में चले जाने पर महिलाएं घर में टूंटिया का मंचन करती हैं। पुरुषों के बारात में चले जाने पर महिलाएं टूंटिया का मंचन करती हैं, महिलाएं टूंटिया का मंचन करती हैं। इसमें दुल्हे दुल्हन, दुल्हे दुल्हन या दो महिलाएं जो है दूल्हे दुल्हन का रूप धारण कर लेती हैं, दो महिलाएं दूल्हे दुल्हन का रूप धारण कर लेती हैं, दो महिलाएं दुल्हे और दुल्हन का रूप ले लेती, धारण करती हैं। अब आ जाइए संगीत, संगीत 5 मिनट लिख लीजिए। संगीत, संगीत, पहला जाइए शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत दो हिस्सों में बटा हुआ है। शास्त्रीय संगीत दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत, कर्नाटक, कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारत का, हिंदुस्तानी संगीत जो है वो उत्तर भारत का। अपन उत्तर भारत के ले लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में ले लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का जनक स्वामी हरिदास थे,
हिंदुस्तानी संगीत के जनक स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास थे। तानसेन और बेजू बावरा इनके शिष्य थे। तानसेन और बेजू बावरा, तानसेन और बेजू बावरा इनके शिष्य थे। तानसेन और बेजू बावरा इनके शिष्य थे। ये सभी अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास, तानसेन, बेजू बावरा अकबर के समकालीन थे। ये सभी अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन की उपाधि कंठाभरण वाणी विलास, तानसेन की उपाधि दी थी अकबर। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। शास्त्रीय संगीत में पहला शास्त्रीय संगीत लिखिए ध्रुपद। पहला शास्त्रीय संगीत ध्रुपद। दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारत का है, जिसके प्रवर्तक त्यागराज थे, वो अपने नॉर्थ इंडिया में कोई मतलब नहीं। पहला शास्त्रीय संगीत लिखिए राजस्थान का ध्रुपद। 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 ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर के दरबारी बेजू बावरा ने ध्रुपद की शुरुआत की थी। बेजू बावरा ने ध्रुपद की शुरुआत की थी। बेजू बावरा ने ध्रुपद की शुरुआत की थी। इसकी 4 वाणियां विकसित हुई थी। ध्रुपद की 4 वाणियां विकसित हुई थी। 4 वाणियां विकसित हुई थी। डागुरी वाणी, पहला डागुरी वाणी कहां विकास हुआ था? जयपुर। लेकर के आए थे, इस वाणी को लेकर के आए थे ब्रजनंद डागर। ब्रजनंद डागर इसको जयपुर लेके आए थे, ब्रजनंद डागर। बैराम खान ने फिर इसको विकसित किया था। तो शुरुआत जो है वो ब्रजनंद डागर, और फिर बाद में जो है राम सिंह सेकंड के समय बैराम खान से इसका शुरुआत हो गई। लाने का श्रेय जो जाता है वो ब्रजनंद डागर को जाता है। ग्वालियर से जयपुर लाने का श्रेय जो है वो ब्रजनंद डागर को है। इसी तरह से नौहरवाणी, नौहरवाणी जयपुर, श्रीचंद नौहर, नौहरवाणी जयपुर, श्रीचंद नौहर लेकर आए थे। श्रीचंद नौहर
खंडारवाणी, खंडारवाणी, उनियारा टोंक, उनियारा बहुत फेमस ठिकाना, ये बार बार कल्चर में आएगा आगे में। खंडारवाणी, उनियारा टोंक, उनियारा टोंक। विकसित किया था इसे समोखन सिंह, समोखन सिंह, समोखन सिंह, समोखन सिंह। गोहरवाणी, ग्वालियर, राजस्थान से कोई संबंध नहीं इसका, बस गोहरवाणी ग्वालियर, राजस्थान से कोई संबंध नहीं। कल इसको फिर इसमें ग्वालियर की है ये, अपने राजस्थान से कोई लिंक नहीं।